हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि 11 जनवरी को नया सिलेबस जो अपना जारी हुआ है उसमें राजस्थान के बहुत सारे टॉपिक हैं जो ऐड किए हुए हैं। दोस्तों इनकी 2 क्लासेज अपनी रेगुलर चलेगी, जिसमें से एक तो आपकी हिस्ट्री कल्चर से संबंधित रहेगी और एक राजस्थान की ज्योग्राफी से रहेगी। काफ़ी सारा जो अपना राजस्थान का सिलेबस था जो पिछले में था वो तो अपने कर ही चुके थे। बचे हुए टॉपिक को आज हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जो अपना टॉपिक है जलवायु उसके विषय में बात करेंगे। भौतिक प्रदेशों को आपको सुनील सर के द्वारा बड़े अच्छे से समझा दिया गया है। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो जलवायु शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। हम देखिए जलवायु किसे कहेंगे। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ आज जो अपनी बात करेंगे वो सारी की सारी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाने वाली है। विशेषतः हमारा फोकस उन्हीं टॉपिक्स पर रहने वाला है, उन्हीं लाइनों पर रहने वाला है जहाँ से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखें कि जलवायु का अर्थ क्या होता है। दोस्तों तो जलवायु एक दीर्घकालिक दशा होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दीर्घकालिक घटनाएं होती है किसी भी स्थान पर, क्योंकि जलवायु जो है वो किसी स्थान की होती है। तो एक स्थान पर लंबे समय तक जो भी मौसम की दशाएं रहती है वहाँ की जलवायु रहती है। यानी इसमें हम शामिल कर सकते हैं वहाँ की वर्षा, वहाँ का तापमान, वहाँ की हवाएं, वहाँ की जो वनस्पति हो गई, और इसके अलावा जो भी है हम देखिएगा इन चीज़ों को शामिल करते हैं। विशेषतः इन चीज़ों को शामिल किया जाता है और इनके आधार पर हम कहते हैं कि किसी स्थान की जलवायु कैसी है। ये लंबे समय तक, सामान्यतः हम इसको 30 वर्ष का टाइम पीरियड मानते हैं। कई जगह आपको 31 लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो 30 सालों तक हम इसको मान के चलते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाना नहीं है, समझने के लिए, ताकि हमारा ध्यान ये रहे कि हमें पढ़ना क्या है। जब भी आप जलवायु को देखेंगे किसी स्थान की तो आपको ये चीज़ें देखनी होती है, वर्षा, तापमान, हवा, वहाँ की वनस्पति, और लें तो वहाँ की मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा आर्द्रता भी अपनी ले सकते हैं। ये एक लंबे समय तक जहाँ का तापमान है उसको अपने कभी काउंट करते हैं, तो उसी के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो अपना है उसकी दीर्घकालिक दशाओं को ही हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द है, जल और वायु, यानी हवा और देखिएगा जो अपना रेनफॉल है, वर्षा है, उसी से संबंधित हम इसको ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो यहाँ से बड़े अच्छे से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। कैसी है दोस्तों? शुष्क से उप आर्द्र, या फिर हम इसे कह सकते हैं उप उष्ण प्रकार की जलवायु है। दोस्तों हम इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो जो आपका आरबीएससी में दे रखा है, आरबीएससी में जो आपको दे रखा है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं, उसके प्रकार हैं। प्रकार से ज़्यादा उसने जो बताई है राजस्थान में ऋतुएं हैं, ऋतुएं किस प्रकार की आती हैं, उनमें क्या क्या होता है, इतना ही बताया गया है। लेकिन जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो देखिए ऋतुओं में से भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछा जाता है जलवायु के प्रकार, यानी जलवायु के जो भौतिक विभाजन है उनसे क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कैसी है, उप आर्द्र या फिर उप उष्ण है, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कैसी है, तो शुष्क की प्रधानता ही है। यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है। बाकी सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखिए भी देखेंगे। यहाँ मानसूनी का जो अर्थ रह गया, यानी हमारी जो वर्षा है वो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों? मानसून पर डिपेंड करती है, इसलिए भी हम इसे कह सकते हैं। अरावली की बात करें तो दोस्तों अरावली के पश्चिम में यहाँ पर क्या होती है? बहुत ही न्यून वर्षा होती है। उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर रहता है। दोस्तों जैसा हम राजस्थान के नक्शे की बात करें, ये अगर हमारी वो रह गई अरावली की पर्वतमाला, तो अरावली के पश्चिम में देखिएगा कौन सा है? रेतीला स्थान ही है।
विशेषतः शुष्क और अर्ध शुष्क आता है ये वाला स्थान। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा कम होती है दोस्तों। इधर जैसा कि हम जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, ये जो सारी की सारी बेल्ट रह गई, ये कैसी है, ये न्यून वर्षा वाले क्षेत्र ही माने जाते हैं। और वर्षा कम होगी तो यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। वार्षिक तापांतर भी बहुत रहता है दोस्तों। वार्षिक तापांतर का मतलब कि साल के अंदर न्यूनतम टेम्परेचर यानी सर्दी में कम से कम और गर्मी में जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसका बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। आर्द्रता यहाँ नहीं होती क्योंकि यहाँ पर देखिएगा विशेषतः नदियाँ भी नहीं है, जल भी यहाँ पर नहीं है। कम होने के कारण आर्द्रता यहाँ रहेगी। वर्षा नहीं होती इसलिए आर्द्रता भी कम है। साथ ही साथ यहाँ पर तीव्र हवाएं चलती हैं दोस्तों रेगिस्तानी इलाके में, और इनसे युक्त शुष्क जलवायु है। किसकी बात की हमने, अरावली का ये जो पश्चिमी भाग है इसके विषय में अपनी बात कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, अरावली के पूर्व में अगर हम इस स्थान की बात करें तो अर्ध शुष्क, उपार्द्र या फिर उपोष्ण प्रकार की जलवायु जो है यहाँ पाई जाती है। यहाँ कौन सी हो गई, अरावली के पूर्वी भाग में हमें इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है दोस्तों। और जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो अपनी वर्षा की मात्रा है वो भी बढ़ती है। अगर अपने पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। वर्षा क्या होती चली जाएगी दोस्तों, ज़्यादा होती चली जाएगी। लेकिन अपने ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक कारक हैं जिनके प्रभाव के कारण राजस्थान का अधिकांश जो क्षेत्र है वो कौन से में आता है, वो शुष्क में ही आता है दोस्तों। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति और उसकी दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक माने जाते हैं। इन सभी के विषय में हम डिटेल से भी स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपार्द्र, मानसूनी या उपोष्ण प्रकार की जलवायु अपने कह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ की जलवायु की अगर एक लाइन में विशेषता कहें, कम वर्षा है, उच्च दैनिक तापांतर है, निम्न आर्द्रता पाई जाती है। अगर हम इसको दो भागों में बांटे, सामान्यतः हम देख भी सकते हैं कि अरावली जो है वो राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। एक तरफ अगर हम रेगिस्तानी की बात करें तो वहां पर वर्षा कम है, उच्च दैनिक तापमान होता है, गर्मियों के अंदर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वार्षिक तापांतर भी ज्यादा है, आर्द्रता भी कम है, वर्षा की मात्रा भी कम है, तीव्र हवाएं, गर्म हवाएं, लू जैसी हवाएं भी यहाँ पर ही चलती हैं। और इसके विपरीत यहाँ की कंडीशन पाई जाएगी जो अरावली के पूर्वी जो हमारा हिस्सा रह गया। यहाँ पर क्या होगा, वर्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए उपार्द्र हो गया, आर्द्र हो गया, अति आर्द्र तक यहाँ की जलवायु पाई जाती है। नदियां भी इस साइड में थोड़ी ज्यादा हैं, मिट्टी भी उपजाऊ यहाँ की ज्यादा है दोस्तों। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमें पढ़ने बहुत आवश्यक है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें अक्षांशीय स्थिति की। तो अक्षांशीय स्थिति जो है जलवायु का प्रमुख निर्धारक तत्व माना जाता है। जैसा हमने पढ़ा था दोस्तों, ये हमारी भूमध्य रेखा थी, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा थी, ये हमारा आर्कटिक वृत्त था और ये अंटार्कटिक वृत्त था। तो हमने ये कहा था कि कर्क रेखा से मकर रेखा का जो हो गया वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए उष्ण वहाँ की जलवायु होगी। जलवायु कटिबंधों में हमने यहाँ देखा था, यहाँ जो होगी वो शीतोष्ण होगी और ध्रुवों पर जो होगी वो कौन सी होगी, शीत होगी। ये अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करें, अगर हमारा राजस्थान यहाँ होता, इस बेल्ट में होता, यानी 35 डिग्री पे होता दोस्तों, तो फिर कौन से में आ जाता, शीतोष्ण में आता पूरी तरह से। अगर वो 70 डिग्री पे होता तो फिर कहाँ चला जाता, शीत में चले जाता। तो इसलिए ये तो डिपेंड करता ही है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कैसी है दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये तो याद कर ही रखा होगा कि कर्क रेखा जो है राजस्थान के बिल्कुल निचले भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपसे इसलिए नहीं पूछा जाता कि कर्क रेखा निकलना कोई विशेष बात होगी, ये हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहा है। देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर कर्क रेखा से अगर अपने नीचे लेंगे तो यहाँ की जलवायु तो होगी उष्ण, लेकिन ऊपर की कौन सी होगी दोस्तों, शीतोष्ण जलवायु हो गई। तो दोनों ही कटिबंधों में क्या है, ये आ रहा है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है तो वहां पर जलवायु कौन सी होगी, अगर आपसे पूछा जाए उष्ण जलवायु या उष्ण कटिबंध में कौन सा आता है, तो दक्षिणी भाग हमारा कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन अधिकतर जो हमारा भाग है वो कौन से में आ गया दोस्तों, वो उपोष्ण कटिबंध में हमारा आता है।
तो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होगी वहां पर न्यून वर्षा होती है और इसी के कारण यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की दिशाएं पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कैसी है तो शीतोष्ण के बजाय हम इसको ज्यादा सही शब्द कह सकते हैं उपोष्ण। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे कटिबंध के आधार पर पूछा जाए तो, हालांकि ये कोई फिक्स नहीं होता कि अगर हम उष्ण कटिबंध में आ गए तो हमारी वैसी ही रहेगी, क्योंकि और भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे समुद्र तल से दूरी है। अगर हाइट पे होता है दोस्तों, जैसे हम माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू की जो नेचर है वो पूरे राजस्थान से बिल्कुल ही अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है, जो कि उसकी हाइट के कारण होती है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम दूसरा देख लेते हैं, हमारा पॉइंट आता है वो आता है समुद्र से दूरी। अब देखिएगा समुद्र से दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। समुद्र से दूरी का सबसे बड़ा प्रभाव रह गया कि यहाँ पर कौन सी जलवायु हो जाएगी दोस्तों, महाद्वीपीय जलवायु हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु है या नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि समुद्र यहाँ हमारी सीमा से नहीं लगता है दोस्तों समुद्र का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी के अंदर भी और जलवायु के अंदर भी। देखिए इकोनॉमी भी वहाँ की अच्छी रहेगी, जो किनारे आप देखिएगा संपन्न जो हमारे स्टेट रहेंगे वो सारे के सारे समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि वहाँ से माल का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा विकसित होते हैं दोस्तों। लेकिन जो बीच का हिस्सा हमारा रह गया, यहाँ पर चीज़ें वैसे भी आती आती महंगी हो जाती हैं, दूसरे अगर कंट्री से आती हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही महंगा पड़ता है, तो इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से भी पीछे रह जाता है। और जलवायु की अगर हम बात करें तो कौन सी रहेगी, महाद्वीपीय जलवायु होगी। लगभग 400 किलोमीटर अपने ये मान करके चलते हैं, राजस्थान अरब सागर, हमारा जो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम में रह गया। भारत के कौन से भाग में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में है, तो इधर कौन सा है, इधर अरब सागर है दोस्तों। तो अरब सागर को ही लेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से तो बहुत ज्यादा दूर रह गया। नजदीक से नजदीक हमारे कौन सा है, अरब सागर है दोस्तों। इसलिए कांडला बंदरगाह को भी वो बार बार परीक्षा में पूछ लेता था। आजकल तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। तो यहाँ देखिएगा लगभग कितना रह गया, 400 किलोमीटर तक की दूरी इसकी रह जाती है। तो इसलिए समुद्रकारी या फिर हम कहें समुद्र की जो समकारी जलवायु है, यानी समुद्र किनारे जलवायु कैसी रहती है, हमेशा एक जैसी ही रहती है, तो वो प्रभाव हमारे यहाँ पर नहीं आता है। इसके अलावा अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो इसके ऊपर कच्छ के रण का पड़ा, लेकिन कच्छ का रण तो खुद ही अपने आप में क्या है दोस्तों, शुष्क है और दलदलीय क्षेत्र है, इसलिए महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पर होगी। और महाद्वीपीय जलवायु कौन सी होती है, महाद्वीपीय जलवायु होगी गर्म और साथ ही साथ कैसी होगी, शुष्क होती है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, नमी जो होती है वो लो होती है, नमी कम होती है दोस्तों। और इसी के कारण यहाँ पर अत्यधिक विषमताएं भी हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं समुद्र तल से दूरी होने का फायदा या नुकसान क्या कहें, लेकिन विशेषता आगे कि हमारी जलवायु महाद्वीपीय होगी, जो कि गर्म होगी, शुष्क होगी, और इसके अंदर नमी की जो मात्रा है वो कम होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अत्यधिक विषमताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो हमारा आता है उच्चावच। उच्चावच यानी कि जो भी हमारा धरातलीय स्थिति है उसी को हम उच्चावच के नाम से जानते हैं। उच्चावच या धरातल का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी जलवायु पर आता है, क्योंकि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वो तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करता है। देखिएगा जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान अपना कम होता चला जाता है। बहुत बार पूछा भी जाता है परीक्षा में, राजस्थान में न्यूनतम तापमान या सबसे कम तापमान अपने कहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों तापमान के बजाय आप ऐसा कहें कि जो बर्फ वाला हिल स्टेशन की भी अगर अपने बात करें, कभी कोई संभावना हो तो कौन सा रहेगा, सबसे ऊंचा माउंट आबू ही रहता है दोस्तों। तो वो समुद्र तल से ऊंचाई के कारण वहां पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ उच्चावच के कारण एक तो आप माउंट आबू को देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा 2-3 चीजें हैं, यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उच्चावच से जो आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, एक तो आ गया माउंट आबू, दूसरा आपका रहेगा अरावली की स्थिति, और तीसरा आपका रह गया थार का मरुस्थल। तो ये तीनों हमारे प्रश्नों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू इसलिए हो गया क्योंकि इसकी जलवायु अलग हो गई पूरे राजस्थान से ही, और वो किसके कारण है, वो ऊंचाई के कारण हो गई दोस्तों। तो दूसरा जो हमारे पास में आगे अरावली, अरावली किस प्रकार से प्रभावित करती है, बहुत बार पूछा जाता है। अरावली की स्थिति जो है हमारी वो कैसी रहेगी, वो इस प्रकार से है। कैसे हो गई दोस्तों, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से होने के कारण क्या है, हमारे 2 साइडों से मानसून आता है। एक तो आया अरब सागर से, एक आया बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागर से जो
मानसून आता है, अगर ये मानसून वर्षा इसको करनी है तो इसके किनारे कोई ना कोई रुकावट या बाधा होनी चाहिए ताकि पर्वतों से टकरा करके वर्षा हो सके, जैसे पश्चिमी घाट पे होती है। लेकिन अगर वो राजस्थान में प्रवेश करती है, देखिएगा यहाँ पर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये हवाएं सीधी निकल गई क्योंकि अरावली इसके समानांतर हैं। अगर ऐसे होती तो बहुत वर्षा होती, लेकिन ये अरावली कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी। थोड़ी बहुत जो इससे यहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ इस साइड में इसकी जो वर्षा करने का स्थान रह गया, लेकिन अमूमन क्या है, ये इस तरह से होने के कारण ये हवाएं सीधी निकल जाती हैं और यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। तो ये इफेक्ट अरावली के कारण है जो हमें याद रखना है। फिर हम बात करें थार के मरुस्थल का। थार का मरुस्थल से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रीष्म काल में देखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर चलती है लू, जो कि परीक्षा में आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि थार का जो अपना मरुस्थल है वो इस मानसून को लाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है दोस्तों, क्योंकि जब देखिए ग्रीष्म काल होता है और सूर्य जो है पूरा उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर होता है, तो ITC-Z जो है वो हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ का मरुस्थलीय जो इलाका रह गया वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है और इसी के कारण अरब सागर से जो पवनें हैं वो हमारे इधर चलनी शुरू होती हैं। देखिए राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है, लेकिन राजस्थान को इसका लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इधर रह जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मानसूनी और चक्रवातीय दशाएं। देखिएगा ये भी हमारे लिए काफ़ी जानना जरूरी था। अभी हमने इसको देख भी लिया है कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है दोस्तों। तो मानसून अपने कहाँ से आता है? दो प्रकार के मानसून आते हैं, अभी हमने इसकी बात भी की थी। राजस्थान में जो मानसून आता है, एक तो आता है अरब सागर से, एक आता है बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से जो आता है वो डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँचता, पहुँचते पहुँचते इसकी आर्द्रता है वो बहुत ही कम हो जाती है दोस्तों। अरब सागर से आता है, लेकिन अरब सागर जो है वो उसके समांतर रह गई अरावली पर्वतमाला, इसलिए वर्षा नहीं करता। लेकिन यहाँ प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए, ये नज़दीक तो जरूर है अरब सागर, लेकिन वर्षा यहाँ से सबसे ज़्यादा नहीं होती। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ग्रीष्म काल में हमारे बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है और अरब सागर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किससे होती है, तो फिर अरब सागर से आने वाली हवाओं से ही यहाँ पर जो है वर्षा होती है दोस्तों। तो मानसून भी हमारे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर वाले ने तो वर्षा की ही नहीं और ये जब तक पहुंचा तब तक अपना पानी खत्म करके आता है, जिसका बहुत ज़्यादा हमें लाभ नहीं होता। इसके अलावा चक्रवातीय दशाओं के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि शीत ऋतु में, सर्दी की जब ऋतु होती है तो चक्रवात आते हैं। और देखिए चक्रवात जो पछुआ हवाओं के साथ में जो चक्रवात आते हैं, भूमध्य सागर से जो हमारे विक्षोभ बनते हैं, उनके कारण यहाँ पर सर्दियों में दिसंबर जनवरी में सीमित मात्रा में वर्षा होती है, जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं दोस्तों। मावठ क्या है, महावत है, या फिर इस प्रकार से बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मावठ। मावठ आती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, जो अपना भूमध्य सागर है वहां से मानसून उठता है, उसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश रह गया, लाठी सीरीज है, वहां पर इससे वर्षा भी होती है। इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। रबी की फसल के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। सेवण घास के लिए भी हम इसको इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें चक्रवाती के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति अगर ज़्यादा होगी तो वर्षा को भी आकर्षित करता है, उससे तापमान भी कम होता है। तो ये दोनों चीज़ों के कारण ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है दोस्तों। तो राजस्थान में अगर अपने बात करें, प्राकृतिक वनस्पति तो है ही नहीं, बहुत ही कम है। इसके कारण तापमान और आर्द्रता पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ रहा है। रहे सहे को भी अपने काट देते हैं। इसके कारण स्थानीय जलवायु जो है हमारी, उसके प्रभाव हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। किसी भी रूप में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे, यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। ये देखिएगा, हमने कहा सारी ऐसी नहीं है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की यहाँ पर जो है वो प्रधानता ज़्यादा है। यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु आपको ज़्यादा देखने को मिलती है।
और यहाँ भी अगर आपसे पूछा जाए तो शुष्क ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो ग्रीष्म काल में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है दोस्तों। और शीतकाल की बात करें तो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आ जाता है, 2 से भी नीचे कई बार 0 पर भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो हमारा आता है, यहाँ पर अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा है। दोनों शब्दों के अर्थ समझ लीजिएगा। अपर्याप्त मतलब जितनी यहाँ पर होनी चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी नहीं होती है, आवश्यकता अनुसार बारिश यहाँ पर नहीं होती है। और जो होती है वो भी अनिश्चित है। अनिश्चित यानी आएगी या नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पर खेती को मानसून का जुआ कहते हैं दोस्तों यहाँ होगी या नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, इस बार मानसून अच्छा हुआ, इस बार बारिश अच्छी होगी, कई बार नहीं भी होती है, अकाल भी पड़ जाते हैं। तो अपर्याप्त भी है और अनिश्चित भी है। फिर हमने कहा वर्षा का असमान वितरण। देखिएगा, अपर्याप्त है, अनिश्चित है, वहीं असमान भी है। असमान का मतलब कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। जैसे पश्चिमी जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश रह गया वहाँ पर तो होती ही नहीं है, कुछ जगह 0 भी अपने मानते हैं। और जैसे झालावाड़ है वहाँ पर 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो वर्षा का असमान वितरण भी हमें देखने को मिलता है। अधिकांश जो हमारी वर्षा है वो जून से सितंबर के बीच में होती है, ये बात याद रखनी है आपको। वर्षा की परिवर्तनशीलता और न्यूनता के कारण सूखा और अकाल की स्थिति अधिक होती है दोस्तों। हमने क्या कहा, वर्षा की परिवर्तनशीलता और न्यूनता के कारण सूखा भी पड़ता है और अकाल भी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो काफ़ी कम हो पाती है अरावली स्तर प्रकार से। इसके कारण ये जो सारा मरुस्थल अपना रह गया। देखिएगा दोस्तों, मानसून आता तो इस तरह से है, लेकिन वर्षा जो है वो इधर ज़्यादा होती है, इधर इधर जाते जाते वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, हमारी घटती चली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए वर्षा जो है तो वो इस साइड में अपने जाएंगे तो इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर घटती चली जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान की जलवायु की विभिन्नताओं और विषमताओं के कारण शुष्क से लेकर अति आर्द्र तक की जलवायु दशाएं हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं ना कितनी विषमताएं हैं हमारे यहाँ पे। जहाँ एक तरफ शुष्क से हमने शुरू किया अति आर्द्र तक, यानी 0 से लेकर के 200 तक सेंटीमीटर की जो हमारी वर्षा है, इतना वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बड़ी अजीब सी बात है, एक ही स्टेट के अंदर हमें इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। उपार्द्र मानसूनी जलवायु है, ये बात अपने कर चुके हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, अधिक है दोस्तों। दैनिक का मतलब दिन में कम और ज़्यादा का, रात में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रेतीला जो हमारा मरुस्थल रह गया वो रात में बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में बहुत ज़्यादा तपता भी है। वहीं पानी जो है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, जल्दी से ठंडा भी नहीं होता, इसलिए वहाँ पर समकारी जलवायु दशाएँ जो हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी दशाएँ नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद में देखिएगा, राजस्थान में अधिकतर जो वर्षा है वो गर्मी में होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसी से होती है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए विशेषताओं में से आप निकाल लेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और हम देख लेते हैं जलवायु का ऋतु प्रारूप, यानी किस प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपकी बुक्स में यही दिया हुआ है। पहली बात तो भारतीय जलवायु के समान ही राजस्थान की जलवायु का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो ऋतुओं के अनुसार ही करते हैं, और वो भी कितनी ऋतुएं, 3 ही ऋतुएं हैं दोस्तों। राज्य की जो जलवायु है वो भी स्वरूप उसका है 3 ऋतुओं में स्पष्ट होता है। ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है दोस्तों। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो वो मार्च से मध्य जून तक है, वर्षा ऋतु की बात करें तो मध्य जून से लेकर के सितंबर तक है, और शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम एक एक को करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, यानी इस समय किस प्रकार की जो दशाएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात कि मई जून में संपूर्ण राजस्थान में जो तापमान होता है वो उच्च हो जाता है। इस समय सबसे ज़्यादा तापमान ही मिलेगा। संपूर्ण राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, इनमें तापमान 40 डिग्री से भी ज़्यादा रहता है। सबसे गर्म जिले अपने इनको कह सकते हैं संपूर्ण राजस्थान के अंदर। कारण हम जानते हैं, क्योंकि ये स्थान कैसे रहेंगे, रेतीले रहेंगे, जो तापमान के कारण बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों
पूर्वी राजस्थान की बात करें, देखिएगा कितना अंतर इधर आ जाता है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान 36 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है। इधर तापमान थोड़ा आपको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी अलग है। इतना रेतीला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नदियाँ भी है, वनस्पति भी ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। दक्षिणी अरावली के उच्च भागों में ऊंचाई के कारण तापमान कम हो जाता है। जैसे हमने प्रारंभ में ही बात की थी, माउंट आबू जो है वो ऊंचाई पर है, इसलिए वहां का तापमान आपको कम देखने को मिलता है। इस समय धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। इस समय बहुत सारी धूल भरी आंधियां चलती हैं। विशेषतः हमने कहा था लू, पश्चिमी राजस्थान में क्या चलती है, लू चलती है, जो एक प्रकार से गर्म आंधियां हैं, काफ़ी इसकी स्पीड भी होती है दोस्तों। फिर यहाँ पर कई बार भमूलिया भी आता है। भमूलिया कैसा भी शब्द आए, ये भी एक प्रकार का छोटा चक्रवात अपने कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान पड़ा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी न्यून हो गया दोस्तों। यहाँ का तापमान क्या हो गया, काफी ज्यादा हो गया। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, रेत है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई दोस्तों, तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो गया। काफी ज्यादा होने के कारण वायुदाब है वो कैसा हो गया, बहुत ही कम हो जाता है। वायुदाब बहुत न्यून हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हवाएं संवहनीय रूप में ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, यानी ऊपर जानी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हल्की हो गई तो ऊपर, हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं, भारी चीज़ें नीचे रह जाती हैं, तो इधर से ठंडी हवाएं आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जब ऊपर निकलती हैं तो कई बार वृत्ताकार घूमना शुरू कर देती हैं। छोटे छोटे जो देखिए गर्मियों में भमूले बनते हैं, छोटे चक्रवात होते हैं, इस तरह की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। इन्हें ही हम भमूलिया के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ राजस्थान के ही हैं सभी ने इनको देखा होगा। और ये कोई लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं, चक्रवात हैं, लेकिन इतने बड़े चक्रवात नहीं हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था। ये बहुत ही थोड़े समय के लिए ही रहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा शुष्क जो हमारे प्रदेश है वहाँ पर रात्रि में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि रेत जो है वो रात में बहुत ही ठंडी हो जाती है, इसका तापमान हमें कम देखने को मिलता है। दिन में बहुत ज़्यादा होगा लेकिन रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। इस समय हवा में नमी की कमी होती है, नमी नहीं होती है दोस्तों। देखिए गर्मी का मौसम हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, और संपूर्ण राज्य इस समय गर्मी के चपेट में ही रहता है। खूब गर्मी पड़ती है, यहाँ पर दिल खोल के गर्मी पड़ती है कि मुझे तो सारा का सारा यहीं पर रहना है। पूरी मेहरबान होती है गर्मी यहाँ पर। अगर देखिए भारत के अंदर किसी को गर्मी का अनुभव लेना हो तो फिर यहीं राजस्थान में घूमने के लिए आना चाहिए, बड़े अच्छे से उसको मिल जाएगा, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु कब आती है, मध्य जून से लेकर के सितंबर तक का जो टाइम है वो वर्षा का आता है। वर्षा हमारे दो प्रकार से हम देखते हैं, एक तो गर्मियों की वर्षा है और एक सर्दियों की वर्षा है। गर्मियों की वर्षा जो है हमारे मानसून से आती है। मध्य जून तक संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है तो वायु दाब और हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होने के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों। जैसे ये हमारा भारत रह गया और यहाँ हमारा राजस्थान रह गया दोस्तों। जो कर्क रेखा है यहाँ, सॉरी थोड़ा नीचे लीजिएगा, इसको ITC-Z मान लीजिएगा आप। तो ITC-Z जो है यानी सूर्य यहाँ तक पहुँच जाता है, सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, तप्त बहुत हो गया। ये देखिए रेत भी है, इस कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा होने के कारण वायुदाब जो है वो न्यून हो गया। वहीं पर यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो देखिएगा, यहाँ टेम्परेचर अपेक्षाकृत क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए वायुदाब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और आप ये जानते हैं कि पवन जो है क्यों चलती है, पवन क्यों चलती है, क्योंकि एक तरफ वायुदाब कम होता है, एक तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए चलती हैं। तो इधर से इधर आनी शुरू होगी। जैसे ही ये आती है, समुद्र के ऊपर से आती है, तो यहाँ से जलवाष्प को लेकर के आती है और यहाँ पश्चिमी घाट से टकरा करके वर्षा भी करती है, खूब भी करती है, राजस्थान में भी आती है। यही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मानसून आता है। लेकिन अभी हमने देखा भी था अरावली के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है दोस्तों, थोड़ी बहुत होती है लेकिन इतना जिम्मेदार नहीं होता। वहीं पर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ये इधर मेघालय की तरफ खूब वर्षा करता है और फिर ये इधर से इस तरह से घूम करके आता है। तो यहाँ आते आते यहाँ की जो इसकी नमी है वो काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो भी वर्षा होती है राजस्थान में उसके लिए बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है दोस्तों। दूसरा हम लेंगे राजस्थान में जून
के अंत में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। ये बातें अपने अच्छे से समझ चुके हैं। मानसूनी वर्षा जो है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा की दिशा के समानांतर होता है, इसलिए मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है। ये पॉइंट अपने अच्छे से समझ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। दूसरा कि बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसून की राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता काफी कम हो जाती है दोस्तों। सक्रिय तो होता है लेकिन मानसूनी वर्षा कम होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वर्षा ऋतु वाली चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने और उस पर वनस्पति कम होने का भी वर्षा के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जितनी अपेक्षा होती है उतनी यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है दोस्तों। ये ग्रीष्मकालीन वर्षा की अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि राजस्थान में वर्षा होती ही नहीं है। जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा होती है। बहुत जगह तो बहुत अच्छे तरीके से वर्षा होती है, झालावाड़ की तरफ काफ़ी वर्षा होती है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते बिल्कुल भी नहीं होती है, असमान है, अनिश्चित है, वो चीज़ें अपनी सारी अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आगे हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो स्थान है वो आबू के निकटवर्ती स्थान रहेंगे, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। स्थान की अगर अपने बात करें तो कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वर्षा का औसत है वो 90 सेमी तक रहता है। झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा अपनी कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर हैं। यहाँ 10 से 25 सेमी तक ही होती है। ये ज़्यादा वर्षा वाले हो गए और ये कम वर्षा वाले हो गए दोस्तों। इसके बाद में हम आते हैं शीत ऋतु पर, जो अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है और दूसरा शीत ऋतु है। मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है अक्टूबर से मध्य सितंबर तक चलता है। जो हमारा मानसून हमने देखा था ऊपर गया था वो वापस लौट करके आता है, क्योंकि जो दशाएं हैं वो सर्दी आते आते बदल जाती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क रेखा से नीचे चल करके कहाँ पहुँच जाता है, मकर रेखा की तरफ आता है। तो परिस्थितियाँ बदल गई, अब इधर वाला हिस्सा गर्म हो गया तो हवाएं उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। इसी को हम लौटता मानसून कहते हैं। बड़े सामान्य सी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, जितना आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसी आसान भाषा में समझ लोगे तो ठीक रहेगा दोस्तों, अन्यथा अगर पूरा परीक्षा दे लीजिएगा, जब हम आरएस की तैयारी करेंगे तो वहां पर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, वहां समझ लीजिएगा। लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है कि ये जो हवाएं हैं वो वापस लौटती है, जिसे हम लौटते मानसून के नाम से जानते हैं। जो सर्दियों में हमारी जो सारी पर्यावरण की दशाएं परिवर्तित होगी, सूर्य भी दक्षिणायन हो जाता है, इसलिए जो ऊपर की तरफ था वातावरण वो अब नीचे की तरफ हो गया दोस्तों। तो इसलिए हवाएं भी कैसी हो गई, उल्टी हो गई। तो ये अक्टूबर से मध्य सितंबर तक रहता है। शीत ऋतु उसके बाद में आती है दोस्तों। मानसूनी हवाएं अक्टूबर से वापस लौटने लगती हैं। इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री तक हो जाता है। तापमान अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन अर्थात वापस लौटने का काम है। जो आया है उसे जाना ही है एक दिन। तो इसी तरह से मानसून आता है मेहमान की तरह और मेहमान की तरह वापस लौट भी जाता है। आना जाना इसका लगा रहता है। हम देखते हैं हर गर्मी सर्दी के अंदर किस तरह से आता है, किस तरह से लौटता है। इसके बाद में देखिएगा आगे, लौटता मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा करता है। ऐसा नहीं है कि वापस आता है तो कहीं वर्षा नहीं करता, थोड़ी बहुत कर देता है। वास्तविक शीत ऋतु का आरंभ जो होता है दिसंबर में होता है। हाड़ जमाने वाली जो सर्दी है, शीत लहरें जो हैं वो दिसंबर में चलती हैं, क्योंकि इस समय सूर्य कहाँ चला गया दोस्तों, दक्षिणायन में। तो जो गर्मी थी वो तो अपनी दक्षिण में ले गया, तो पीछे सर्दी छोड़ जाता है। जब हमारी तरफ आता है तो गर्मी लेकर के आएगा और दक्षिण के अंदर शीत ऋतु ले आएगा। तो ये तो क्रम है प्रकृति का, ये चलता रहता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती हैं। कौन सी हवाएं? उत्तरी पश्चिमी। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं, जिनसे कुछ वर्षा होती है। इस वर्षा को मावट कहते हैं, ये हम अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभों से और विशेषतः भूमध्य सागर से आने वाला ये मानसून होता है। चक्रवात होता है, सूर्य चक्रवात आते हैं, जिनके कारण पश्चिमी विक्षोभों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। सर्दियों में होने वाली वर्षा है, जिसे मावठ या फिर हम इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों यह जो वर्षा है वो रबी की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, वरदान ही कहते हैं। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। जनवरी में देखिए, जैसे ही मकर संक्रांति का नाम आपने सुना होगा, मकर संक्रांति आते आते जो है हमारा मौसम बदलना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों संपूर्ण प्रदेश में तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री
डिग्री तक रहता है दोस्तों। सर्दियों की बात कर रहे हैं, आपको 5 डिग्री भी मिल जाएगा, 15 डिग्री भी मिल जाएगा, ये वेरिएशन है। चूरू, फलोदी, गंगानगर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय बाड़मेर, कोटा, बूंदी, दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। तो ये अंतर ही है, तापमान का कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं सर्दियों में कितना ज़्यादा कम हो जाता है, 0 पर भी पहुंच जाता है चूरू में कई बार। तो इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं जलवायु प्रदेशों के विषय में। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी जलवायु प्रदेश हमारे, जिसमें हमें पढ़नी है। एक तो आपको आएगा कोपेन, एक आएगा ट्रिवार्था, एक आएगा थार्नवेट, इनको पढ़ना है। साथ ही साथ भारतीय मौसम विभाग ने जो 5 भागों में बांटा है उन्हें भी हमें पढ़ना है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, आजकल आ रहे हैं नया ट्रेंड। पहले दोस्तों जो प्रश्न आते थे सामान्य जो जलवायु के वर्गीकरण से थे, फिर आगे चले तो ये कोपेन पे आ गया। आजकल कोपेन जो है वो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है और हम सबसे पहले कोपेन के विषय में ही बात करने वाले हैं। कोपेन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कोपेन ने किन किन भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 ये भाग हैं जहाँ पर इसको बांटा गया है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AW की, अर्थात कैसा हो गया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। AW कौन सा हो गया दोस्तों? ये वाला रह गया अपना, ये वाला जो अपना है वो AW रह गया दोस्तों। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ का जो एरिया है वो अपना आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ इसको समझ लीजिएगा, सबसे पहले A और W का जो अर्थ है वो क्या होता है दोस्तों। तो A जो देखिएगा बड़ा A है, बड़ा A का मतलब यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, यानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस ही रहता है। 18 डिग्री जो तापमान है उससे ज़्यादा रहेगा, लेकिन कौन सा, मासिक तापमान की बात कर रही हैं। वैसे भी यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा, जो हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो ये उष्ण में ही आ गया ना, तो इसलिए तो उष्ण वाले का तापमान तो वैसे ही ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो यहाँ का तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। A का मतलब यही होगा कि तापमान जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। W का अगर आपसे प्रश्न शब्द का जो अर्थ है वो पूछा जाए तो आप इसको हमेशा याद करते हैं विंटर ड्राई समर रेन, यानी सर्दियां जो हैं वो देखिए शुष्क रहती हैं और गर्मियों में वर्षा होती है। तो विंटर ड्राई समर रेन, W का जो छोटे वाला W है उसका अर्थ अपने लेते हैं AW। तो ये उष्ण कटिबंध का हो गया, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। कौन सा रह गया दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय रह गया। उष्ण कटिबंधीय है ना, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे रह गया, इसलिए अपने उसको उष्ण कटिबंधीय के रूप में जानते हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न यही पूछे जाते हैं, अगर आपको शब्द याद है तो आराम से निकाल लेंगे। दूसरा जो आता है अपना BSHW, BSHW आपका ये वाला हिस्सा रह गया 2 नंबर, ये 2 नंबर आपका आ गया BSHW, यानी अर्ध शुष्क रह गया। अर्ध शुष्क कौन सा रह गया, सॉरी ये वाला रह गया आपका 2 नंबर BSHW, यानी अर्ध शुष्क जो अपना प्रदेश रह गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं B का अर्थ क्या है। B का अर्थ क्या होता है दोस्तों? B का अर्थ अपने बिल्कुल सामान्य भाषा में लें तो वाष्पीकरण जो होता है वो वर्षा से ज़्यादा होता है, यानी जितनी वर्षा आती है उससे ज़्यादा तो भाप बन के यहाँ से निकल जाता है। फिर हमारे पास में जो है BSWHW, S का मतलब अपने लेते हैं स्टेपी। S का मतलब हम क्या लेंगे दोस्तों? स्टेपी लेंगे। S जो है उसका हम तात्पर्य लेंगे स्टेपी। और स्टेपी कौन सा होता है दोस्तों? स्टेपी का अर्थ वो होगा घास के मैदान। घास के मैदान, यहाँ पर घास ज़्यादा होगा लेकिन वृक्ष जो है वो यहाँ पर कम पाए जाते हैं, तो इसके हम स्टेपी प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों जो आता है अपना शब्द है H का मतलब क्या होगा? हॉट। H का मतलब हॉट। हॉट का मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज़्यादा है, लेकिन ये वार्षिक की अपनी बात कर रहे हैं। जो पहले हमने बात की थी वो देखिए मासिक थी, उष्ण कटिबंध में 18 डिग्री मासिक रहता है, लेकिन ये वार्षिक औसत की अपने बात कर रहे हैं। तो इसके बाद में W आपको पता ही है, विंटर ड्राई समर रेन के रूप में होता है, यानी यहाँ पर जो है सर्दियाँ सूखी रहती है और जो बारिश जो होती है वो गर्मियों में होती है दोस्तों। तो ये हो गया। इसमें अरावली के पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाले इलाके जो हैं वो इसमें आ जाते हैं दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों अगले की बात करें, हमारे पास में आ गया BWHW। कौन सा आ गया? BWHW यानी उष्ण शुष्क प्रदेश आ गया, ये वाला एरिया अपना आ गया BWHW। अब इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। BWHW कौन सा हो गया? उष्ण शुष्क प्रदेश रह गया, यानी यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है दोस्तों। यहाँ 25 सेंटीमीटर की हो गई, और यहाँ पर जो है वो 20 से 40 तक भी ले लेते हैं, अरावली तक की बात करें दोस्तों। तो यहाँ जो है वो काफ़ी कम रहेगी, 20 से कम होती है, सॉरी यहाँ कितनी होती है? 20 से भी कम होती है, कई बार तो 0 तक भी चली जाती है। BWHW, बी का मतलब क्या होगा दोस्तों? अभी हमने देखा था वाष्पीकरण जो है वो वर्षा से ज़्यादा होता है। और जो हमारा आ गया W का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? मरुस्थलीय। W का जो हमारा अर्थ आ गया वो हो गया मरुस्थलीय दोस्तों। ये बड़ा W है, इसको बड़ा कर लीजिएगा, ये बड़े वाला W है BWHW, यानी यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी रहेगी? मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु रहेगी। फिर आता है अपने पास में H का मतलब रह गया हॉट का मतलब 18 डिग्री वार्षिक तापमान से ज़्यादा रहता है। और फिर जो आगे अपना छोटा W है उसका हम अर्थ देखिए वही लेंगे, विंटर ड्राई समर रेन, यानी जो सर्दियां हैं वो हमारी शुष्क रहती हैं, वर्षा जो है हमारी गर्मियों में रहती है। एक तो आपको नाम याद रहने चाहिए और एक यहाँ पर आपको स्थान याद रहने चाहिए। यहाँ पर जोधपुर कॉमन होता है, इन दोनों में ही आ जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो एक तो AW हो गया, एक BSHW हो गया और एक BWHW हो गया। उसके बाद में हमारा एक और रह जाता है दोस्तों, वो है CWG यानी मानसूनी वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं हम उनमें शामिल करते हैं। इसमें क्या आता है दोस्तों? इसमें पूर्वी और मध्य राजस्थान की अरावली का जो पूर्वी भाग है, ये वाला हमारा जो भाग है वो रह गया, जिसे अपने CWG कहते हैं। क्या कहेंगे? CWG। तो सी का जो अपने लेंगे अर्थ लेंगे मध्य अक्षांशीय, क्योंकि ये मध्य अक्षांशीय में आ जाता है, मध्य अक्षांशीय रह गया। और दूसरे जो हमारे पास में आया, देखिए कौन सा आ गया? W। तो W का जो यहाँ हम अर्थ लेंगे, हालांकि हमारे है नहीं, लेकिन गंगा का मैदान के रूप में अमर्थ है। और विशेषतः ये जो नामकरण है वो पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत के लिए ही किया जाता है, या हम इसे कह सकते हैं मैदानी। तो गंगा का मैदान वाला जो हिस्सा है उसके लिए अपने किस शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों? उसके लिए हमने जो प्रयोग किया है G का किया है, और W का जो हमने प्रयोग किया वही है विंटर ड्राई समर रेन। तो G फॉर गंगा के लिए आता है CWG में, CWG। C का मतलब तो कौन सा हो गया? मध्य अक्षांशीय। W हमारा देखिए वही है, और G का जो हमारा अर्थ रह गया, G का अर्थ रह गया हमारा गंगा का मैदान। ये जो है, वैसे भी यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो गंगा यमुना की तरफ जा रही है, तो इस आधार पर भी हम ये नामकरण देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे कोपेन के आधार पर। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, सामने वाले भी याद रखेंगे, और इसका एरिया भी आपको याद रखना है दोस्तों। मैप आपको दिया जा रहा है, इसी के अंदर है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने के बाद में अगले के विषय में हम बात करते हैं कोपेन की। तो कोपेन को तो अपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों थार्नवेट के अनुसार जो हमारे जलवायु प्रदेश है वो कौन कौन सी हैं। CAW है, DW है, DBW है और EAD है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें नामकरण की गहराई में विशेषता जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आता भी बहुत कम है। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, ग्रीष्म में वर्षा शीत शुष्कता वाला है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का ये क्षेत्र हमारा आता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का ये वाला हमारा रह गया। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हमारा ये वाला हिस्सा है वो सारा इसमें आता है। फिर आता है DAW, यानी ग्रीष्म में उच्च तापमान होता है, कम वर्षा होती है, यानी हमारा अर्ध मरुस्थलीय रह गया दोस्तों। कौन सा रह गया? अर्ध मरुस्थलीय की बात करें तो ये वाला हमारा 2 नंबर का रह गया। फिर देखिएगा हमारे पास में आता है DBW, यानी ये अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश रह गया। शीत ऋतु में कुछ वर्षा वाले उत्तरी राजस्थान के जो हमारे क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं। DBW के अंदर कौन से वाले रह गए? ये वाले रह गए। तो ये हमारा 3 नंबर रह जाता है, DBW की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और फिर आता है हमारा EAD, अर्थात जो हमारा मरुस्थलीय रह गया। मरुस्थलीय वाला कौन सा रह गया दोस्तों? ये वाला एरिया जो है अपना 4 नंबर रह गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखिए, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर कौन सा था?
एक नंबर कौन सा था, वैसे आपको याद रह जाएगा। जब आपने एक चीज़ कोपेन को पढ़ लिया है तो बाकी हमारे लिए क्या हो गए, बिल्कुल आसान रह जाते हैं। हो सकता है इस बार इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ज़्यादातर आपका कोपेन ही पूछा जाता है, याद आपको करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास में इसका कोई भी चारा नहीं है। कुछ एक देखिए फिगर्स होते हैं, कुछ एक आपके लिए डाटा होते हैं, डाटा आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद में आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा आता है ट्रिवार्था के अनुसार। ट्रिवार्था ने भी इसी प्रकार के नाम दिए हैं, AW, BSH, BWH और CAW। नाम मैं इनका अर्थ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वरना वो आपके कोपेन के अनुसार मिक्स हो जाएंगे दोस्तों, तो उनको अलग अलग नहीं करना है, अपने को मिक्स नहीं करना है। इस तरह से तैयार करना है कि पेपर में क्वेश्चन आए तो आप आराम से निकाल पाओगे दोस्तों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो AW ट्रिवार्था ने भी 4 भागों में ही बांटा है। AW कौन सा हो गया दोस्तों, अर्थात दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो हमारे क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले हमारे क्षेत्र रहेंगे। कौन से रहेंगे दोस्तों, आर्द्र जलवायु वाले रहेंगे। फिर हम बात करें BSH की, तो BSH कौन सा रहेगा, उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु, मध्य, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान का ये वाला जो हमारा एरिया है 2 नंबर, ये सबसे ज़्यादा रह जाता है दोस्तों। BWH की अगर हम बात करें, उष्ण मरुस्थलीय जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर का जो एरिया रह गया, ये जो हमारा है ये 3 नंबर वाला एरिया रह जाता है, ये अपना जैसलमेर वाला और ये वाला। देखिएगा थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर जो भागों का वर्गीकरण हुआ है। फिर आता है हमारे पास में CAW यानी अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, यानी कि पूर्वी राजस्थान का जो हमारा भाग है वो सारा का सारा इसमें शामिल होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये नाम आपको याद रह जाएंगे, याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी उपाय इसका नहीं रह जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो हमारे पास में आता है एक और वर्गीकरण जो हमारा सामान्य वर्गीकरण है, जो हमें याद करना है दोस्तों, जो हमारे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बांटा गया है। यहाँ से आपका पहला प्रश्न अगर पूछा जाए तो यहीं से पूछा जाता है, बाकी तो उसके बाद में आते हैं। तो दोस्तों ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। एक प्रश्न तो आपसे यही पूछा गया है कि 5 भाग कौन कौन से बांटे गए हैं। तो 1 नंबर जो हमारा आता है शुष्क आता है दोस्तों। ये एरिया कौन सा रह गया, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, या हम इसे कहेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा हो गया, शुष्क जलवायु जो हमारा प्रदेश होगा इसकी विशेषता क्या रहेगी, इसमें हमें क्या देखना है। सबसे पहले तापमान की बात करें, तापमान गर्मी और सर्दी दोनों में देखने हैं। गर्मी की बात करें तो रहेगा 34 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये सेल्सियस तक तापमान ये हमारा रहता है गर्मी की। सर्दी की बात करें तो 12 से 16 डिग्री तक रहता है। तापमान देखिएगा गर्मी में कितना रहा 34 से 40 तक, सर्दी में कितना ज़्यादा वेरिएशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तापमान के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा, तो वर्षा यहाँ रहेगी 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ की औसतन वर्षा होती है। 0 मतलब न के बराबर ही होती है। सम जैसे क्षेत्रों में सभी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ हमें याद रखनी है वनस्पति। वनस्पति यहाँ कौन सी होती है, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद को अपने एक और नाम आता है जीरोफाइट्स, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जिसमें कंटीली झाड़ियाँ आती हैं दोस्तों। वैसे भी अगर आप इसको समझना चाहें वनस्पति को, तो देखिएगा जड़ें कौन से एरिया में ज़्यादा लंबी होगी, जड़ें जहाँ पर इनको पानी ज़्यादा नीचे मिलेगा, यानी जो अपनी जड़ें लंबी होगी वो रेगिस्तानी या मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पर वर्षा कम होती है, जड़ें उनको ज़्यादा लंबी होगी, वहाँ से नीचे से पानी उठाना पड़ेगा। और ऊपर जो है वो कम होगा दोस्तों। क्यों होगा, ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो। पत्तियाँ छोटी होंगी ताकि वाष्पीकरण कम हो। तने कठोर मिलेंगे आपको ताकि वाष्पीकरण कम हो। तो दोस्तों देखिएगा जैसी वहाँ के नेचर है उसी के अनुसार वहाँ के वनस्पति पाई जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि तरबूज जो हैं वो पहाड़ों पे नहीं लगते, उनको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी पहले ही काफ़ी होता है। रेगिस्तान में पानी मिलता नहीं है, तो इतना अच्छा ग्लूकोज का सोर्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो तरबूज में मिलता है। काजू हमारे यहाँ नहीं होते दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों के अंदर क्या है, ठंड ज़्यादा है, उनको शरीर को गर्म रखने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, क्योंकि हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि गर्मी पहले ही ज़्यादा है। लेकिन हमें हमारे पास की चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, पहाड़ों वाले तरबूज खाते हैं और हमारे लोग क्या खाते हैं, काजू की तरफ भागते हैं। अदर जो फ़ायदे हैं मैं उनकी बात
नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझिएगा, जो हमारे जो आसपास की जो भोजन हमारे लिए चाहिए वो आपको आपके 25 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगा, वही आपके लिए लाभदायक होता है। तो आप अगर वनस्पति को देखना है तो वो वहाँ के नेचर के हिसाब से ही हुआ करती है दोस्तों। जैसे तरबूज की बेल लगती है वो वहीं पर ही रहता है। अगर सोच के देखो, कभी कल्पना करो कि तरबूज भी पेड़ पे लगता तो क्या होता, फट जाता है भाई, देखिए नीचे पड़ के, है ना। तो इस तरह से देख लीजिएगा कि जो भी वहाँ की नेचर है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा 2 नंबर एरिया आता है, 2 नंबर जो हमारा क्षेत्र रह गया दोस्तों, ये वाला रह गया, ये हमारा 2 नंबर रह गया। 2 नंबर कौन सा रह गया दोस्तों? अर्ध शुष्क है। 2 नंबर कौन सा रह गया? अर्ध शुष्क रह गया। यहाँ पर अगर हम तापमान की बात करें, गर्मी की बात करें तो रहेगा 32 से 36 डिग्री तक, और सर्दी की बात करें तो 10 से 17 तक रह जाएगा। अगर हम वर्षा की बात करें, ये सारा आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, 20 से 40 सेंटीमीटर रह जाएगा। वनस्पति जो यहाँ पर रहेगी वो अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की रहेगी दोस्तों, ये आपको विशेषता याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया खेजड़ी है, रोहिड़ा है, इसी प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है, सेवण है और लीलन घास है, इस प्रकार की घासें हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर हम आए तीसरे पॉइंट के ऊपर, तो हमारा जो तीसरा रह गया ये वाला एरिया रह गया, जिसे हम क्या कहते हैं? उपार्द्र। उपार्द्र कौन सा होगा? तापमान गर्मियों का रह गया 28 से 36, सर्दियों का रह गया 12 से लेकर के 18। अगर आपसे वर्षा की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर रहेगी। स्टेपी प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। इसमें आप ले सकते हैं गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, नीम है, बबूल है, इस प्रकार की जो वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ें तो हम चलते हैं नंबर 4 की ओर। ये हमारा नंबर 4 रह गया, ये आर्द्र हो गया। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, आर्द्रता की ओर बढ़ रही है। तापमान की बात करें तो सर्दियों में जो हमारा रह गया 28 से 34, और गर्मियों में 28 से 34, और सर्दियों की बात करें तो 14 से 17। अभी हमने देखा था ये हमारा उपार्द्र था। उपार्द्र का गर्मियों से तापमान था 28 से 36, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो अर्ध मरुस्थलीय जो था हमारा उसमें था 32 से 36, और यहाँ देखिए वापस 28 से 34, यानी ये इसके बराबर आने को है। ये जो है यहाँ पर हमने 28 से 34 की बात की, यहाँ पर हमने 32 से 36 की बात की, और यहाँ हमने 28 से 36 की बात की। तो ये वापस देखिएगा कैसा हो रहा है, इधर आए तो कम होना चाहिए था ना, क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन आप ये भी तो देखिएगा हम कर्क रेखा की तरफ झुकते हुए चले जा रहे हैं, यानी उष्ण कटिबंध की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। दूसरा, वर्षा ज़्यादा होने के कारण उमस के कारण भी आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी कारण यहाँ का टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज़्यादा आप देख पा रहे हैं गर्मियों के अंदर। 14 से 17 जो है यहाँ का सर्दियों का तापमान होता है। वर्षा की बात करें तो 60 से 80 औसतन अपने यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पर वनस्पति जो है वो सघन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें आप ले सकते हैं नीम, और ले सकते हैं बबूल, गुलाब, इसके अलावा चावल है, ज्वार है, गन्ना है, ये सारी प्रकार की जो वनस्पति है यहाँ पर आपको वनस्पति और फसलें यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों अंतिम दौर में हम देख लेते हैं नंबर हमारा 5, जो हमारा रह गया अति आर्द्र। और अति आर्द्र का मतलब हुआ जहाँ वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर अब देखो यहाँ पर गर्मियों का 30 से 34 हो गया ना, जो हमने यहाँ देखा था 32 से 36, तो यहाँ पर हो गया 30 से 34, तो ये तो इसके बराबर आ गया दोस्तों, लगभग बराबरी तो है ना। कारण ये भी तो है ना कि हम कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उष्ण में आ गया। दूसरा, यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी बढ़ रही है, जो फैक्टर यहाँ लागू था वही यहाँ पर भी अपने लागू कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय वनस्पति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको सागवान मिल जाएगा, यहाँ पर आपको शीशम मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको खेर नामक वृक्ष भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारे 5 प्रकार के हैं, इनको आगे थोड़ा डिटेल में भी अपने देख लेते हैं। तो जलवायु की सामान्य विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को निम्न सामान्य जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है शुष्क प्रदेश। ये सारी बातें अपने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा जो स्थान है वो हमने दे दिए हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू जिलों में हम इसको विशेषता मान के चलते हैं। ये हमारा मरुस्थलीय प्रदेश रह गया। ग्रीष्म काल में जो तापमान है 45 से 50 डिग्री तक भी हमें देखने को मिल जाता है। अधिकतम है, पीछे हमने 34 से 40 एवरेज की हम बात कर रहे थे,
तो ऐसा हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी जगह आपको अलग अलग ही मिलने वाले हैं दोस्तों। वो हमने तुलनात्मक डिस्कशन किया था, शीतकाल में 0 से 8 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको इसको कह सकते हैं 10 से 17 डिग्री तक, जैसा भी ऑप्शन में आए उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग भूगोलविद के द्वारा इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया। और वैसे भी जलवायु है परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता भी रहता है, तो इसको इश्यू मत बनाइएगा किसी भी प्रकार से, जैसा ऑप्शन में आए वैसा ही देख लीजिएगा। वर्षा जो है यहाँ पर कितनी रहेगी, 0 से 20, ये आपने याद कर ही लिया था, ये बिल्कुल सही आएगी, ये सभी जगह एक सी ही चलने वाली है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर चलती हैं, विशेषतः लू चलती है जिसकी हमने बात की थी। सर्दी आए तो दिसंबर जनवरी में चक्रवातीय वर्षा होती है जिसकी मावठ के रूप में हमने बात की थी, कई बार ऐसी वर्षाएं यहाँ पर हो जाती हैं, सारा डिस्कस अपने कर चुके हैं। दैनिक और वार्षिक तापांतर में बहुत अंतर यहाँ देखने को मिलता है। फिर हम बात करें अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी जलवायु प्रदेश की, तो अरावली के पश्चिम में और मरुस्थलीय जलवायु पेटी के मध्य अर्ध शुष्क जलवायु हमें देखने को मिलती है। यहाँ इसमें कौन से स्थान आएंगे, जालोर, पाली, जोधपुर का पूर्वी भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये जो सारे हैं वो इसमें आते हैं। ग्रीष्म काल में तापमान 36 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है दोस्तों फिर कह रहा हूं, वो तुलनात्मक हमने देखा था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो एक मानक है वो यहाँ पर बता रहा हूँ, वो भी एक तुलनात्मक है, वो भी अपनी जगह सही है। 36 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको देखने को मिल जाएगा। शीतकाल में तापमान 10 से 17 डिग्री तक आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर 12 से 18, जैसा ऑप्शन में आए उसको देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार से, सॉरी ये तो 10 से 17 ही था ना, वहाँ पर भी हमने 10 से 17 की बात की थी, यहाँ तो किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है दोस्तों। वर्षा जो है वो आपको 20 से 40 मिलेगी, और तो बस यही था जो हमें इसमें याद करना था, ये सारी बातें अपने कर चुके थे। अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति है, खेजड़ी, रोइडा, सेवन, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ और कुछ विशेषता याद करने को आपको नहीं है। इसके बाद में देखिएगा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत सीकर का पूर्वी भाग, जयपुर, दौसा, अजमेर जिला आता है। 28 से 34 या फिर 28 से 36 डिग्री, जैसा भी ऑप्शन में आए उसको देख लीजिएगा। ये गर्मियों का तापमान है, और सर्दियों में आपको इतना ही मिलेगा, 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड ही आता है। वर्षा की बात करें तो 20-20 बढ़ाते जाना है हमें, तो यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर तक हो जाती है। उप आर्द्र अपनी जलवायु की बात कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश के विषय में। तो पूर्वी राजस्थान के जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 30 से 34 डिग्री तापमान, या 28 से 34 कहीं, दोनों ही सही है। ग्रीष्म काल की अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर शीतकाल में जो तापमान है वो 14 से 17 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा। 60 से 80 सेंटीमीटर जो है वो औसत वार्षिक वर्षा अपने यहाँ ले सकते हैं। सघन वनस्पति की हमने यहाँ पर बात की थी। यहाँ वनस्पति कैसी होगी दोस्तों, सघन वनस्पति आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो जलवायु प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है वो इसके अंतर्गत कौन सा आ गया, जहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होगी। कोटा हो गया, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले का जो दक्षिणी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें देखिएगा तापमान जो है वो आपका 30 से 34 डिग्री तक देखने को मिलेगा, और शीतकाल में जो है 12 से 15 डिग्री तक देखने को मिलता है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो 80 सेमी से 120 तक होती है। सामान्यतः 100 सेंटीमीटर तक अपने यहाँ मान करके चलते हैं दोस्तों। ग्रीष्म काल में ये क्षेत्र जो है पर्याप्त गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये उष्ण में आ गया ना, बिल्कुल उष्ण कटिबंध पर आ जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी स्थानों पर तापमान हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं कितने प्रकार का वेरिएशन हमने राजस्थान की जलवायु में देखा। मानसून इस प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय रहता है और शीतकाल सामान्य रहता है दोस्तों। सबसे ज्यादा मानसून कहाँ आएगा, अति आर्द्र। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है दोस्तों, यही हो रही है ना, तो सबसे ज्यादा जो है मानसून सक्रिय भी कहाँ रह रहा है, यही, क्योंकि इसको दोनों से लाभ होता है। जो हमारा अरब सागर से मानसून आता है उससे भी होता है, और बंगाल की खाड़ी वाले से भी होता है दोस्तों। इस प्रदेश के अंदर घनी मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी जलवायु के प्रकार। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपने देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, जो है जनवरी है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक देखिए गर्म महीना कौन सा हुआ, तो जून हो गया।
राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है, अपने पढ़ भी चुके हैं। जबकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किससे होगी, तो अरब सागर का मानसून नज़दीक है तो वहीं से आती है। बंगाल की खाड़ी दूर है इसलिए बाद में होती है, लेकिन वर्षा सबसे ज़्यादा उसी से होती है। अरावली के वो थोड़ा सा विपरीत है, वो बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए वहाँ पर वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा ठंडा और गर्म जिला कौन सा है, चूरू को ही लेते हैं अपने। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी इसी का रहेगा, सबसे कम भी इसी का रहेगा। सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है तो वो होगा जैसलमेर। उसके बाद में दोस्तों जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है, वो भी जैसलमेर है। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं, गंगानगर में। ये डायरेक्ट फैक्ट है दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा। सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, बांसवाड़ा में। आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो ऊपर जाते जाएंगे तिरछी होती चली जाएगी दोस्तों। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा व गर्मियों में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा हो गया, चूरू। ये अपने डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान अगर पूछा जाए तो वो रह गया माउंट आबू। कौन सा रह गया दोस्तों, माउंट आबू सिरोही रह गया। और सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान की बात करें तो वो कौन सा रह गया, अपना फलोदी रह गया। कौन सा रह गया दोस्तों, फलोदी रह गया। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान कौन सा रह गया, माउंट आबू। राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे ज़्यादा आपेक्षिक आर्द्रता आपको देखने को मिलती है। ये फैक्ट ही है, क्वेश्चन है डायरेक्ट, है ना। एक ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। राजस्थान के जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है जो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। ये पूछा भी गया है, कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा गया है। और 999 मिलीबार जो रेखा है जालौर, पाली, अजमेर और टोंक जिलों से गुजरती है। जो लास्ट में आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताएं ये एक प्रकार से वो प्रश्न ही हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको याद करना था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। समय का सदुपयोग करते हुए बड़े जल्दी और बड़े अच्छे ढंग से हमने इसको कर लिया है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए इसका औसत वार्षिक वर्षा का तापमान कितना है तो 57.51 लगभग के अकॉर्डिंग अपने मानते हैं, अगर पूछा जाए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को और दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उन्हें भी लाभ होना चाहिए। चैनल पे पहली बार आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के जो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।